गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग वी हैव डिस्कशन इन द लास्ट क्लास द लाहौर सेशन। हमारा लास्ट टॉपिक, हम महात्मा गांधी जो चैप्टर उसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे। सो इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस द लाहौर सेशन। मैं बता रहा था कि दो कुछ फिक्स सेशन, यानी कांग्रेस क्या करता था, अपना एनुअल कुछ सेशंस करते थे। यानी अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो कांग्रेस फिक्स कुछ सेशन ईयरली करते थे, यानी उनके साल का एक सेशन होता था जिसको एनुअल सेशन बोला जाता है। तो इस एनुअल सेशन के दौरान क्या होता था कि सारे कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, जो सब बड़े बड़े लोग हैं, वो सब लोग एक जगह इकट्ठा होते थे और कुछ टॉपिक्स रखते थे, कुछ अलग अलग आर्ग्यूज़ फैक्ट्स कुछ रखते थे, कुछ डिमांड्स होती थी कि हमारे कुछ मोटोज़ होने चाहिए, कुछ डिसीजंस लेते थे। वो सारे डिसीजन का जो होता था वो सब किस में होता था, कांग्रेस के एनुअल सेशन के अंदर। तो कांग्रेस की लाइफ के अंदर जो खूब सारे कुछ ऐसे फिक्स एनुअल सेशंस हुए हैं, उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट सेशन कौन सा था, लाहौर सेशन। कांग्रेस का जो लाहौर सेशन था वो कब हुआ था, 1929 में हुआ था, और दो चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट था। पहला क्या था, इसके अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या हुए, फर्स्ट टाइम क्या बने हैं, कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हैं, फर्स्ट टाइम कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। और दूसरा क्या इंपॉर्टेंट रीज़न था, द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज, यानी पूर्ण स्वराज यानी फुल सेल्फ रूल, यानी खुद का सेल्फ रूल की क्या हुई थी, डिमांड हुई थी। फुल सेल्फ रूल की फर्स्ट डिमांड कब हुई थी, 1929 के अंदर, पूर्ण लाहौर सेशन के अंदर। तो फर्स्ट टाइम जवाहरलाल नेहरू बन गए। तो उन्होंने क्या किया था कि जो 26 ऑफ जनवरी, हमने बताया था कि 26 ऑफ जनवरी को क्या बनाना चाहिए हमको, नेशनल इंडिपेंडेंस डे। तो इंडिपेंडेंस हम जो 26 ऑफ जनवरी बनाते हैं अपना रिपब्लिक डे, वो 26 जनवरी को क्यों बनाते हैं, क्योंकि 30 साल पहले 1950 को हम बनाते हैं, उसके 20 साल पहले 1930 के अंदर कोई डिसीजन लिया गया था। वो डिसीजन इस प्रकार था कि हम जब भी हमको आज़ादी मिलेगी तो हम फर्स्ट हमारा जो होगा वो कब बनाएंगे, 26 ऑफ जनवरी को बनाएंगे। ठीक है, तो 26 ऑफ जनवरी को हमारा जो फर्स्ट है वो बनाया गया था। इसके बाद देखिए, गांधी जी ने भी कुछ बोला था कि अपना मेरा जो इंडिपेंडेंस डे होगा वो किस तरह मनाया जाना चाहिए, वो उन्होंने एक फिक्स मैनर बताया था, उसको हमने डिस्कशन किया था लास्ट क्लास के अंदर। आगे चलते हैं, गांधी जी ने जो बताया था। हम दांडी की बात कर रहे थे, दांडी मार्च। हमने दो मिशन देख लिए, साइमन कमीशन और जो बारडोली का जो मूवमेंट था, दो मूवमेंट थे। साइमन कमीशन मैंने आपको बताया था कि साइमन 7 लोगों का एक ग्रुप था। जो 7 लोगों का एक ग्रुप था वो कब इंडिया के अंदर आया था, 1928 के अंदर इंडिया में आया था। और 1928 में जब वो इंडिया में आया, तो इंडिया में आया क्यों था, ये हम रीज़न देख रहे थे कि वो जो साइमन कमीशन है वो इंडिया में क्यों आया था, ये हम लोग रीज़न देख रहे थे। तो देखिए स्टूडेंट्स की 1928 के अंदर जब वो आया, तो इंडिया का जो उस टाइम का जो कंडीशंस था, इंडिया के कंडीशंस को अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन भेजा था कि इंडिया के उस समय का कंडीशन पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, क्या उनके ऊपर एट्रोसिटीज़ हो रहे हैं, टैक्स कलेक्शन के जो सिस्टम हैं, क्या लोग मूवमेंट्स कर रहे हैं, रिवॉल्यूशनरी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो लोग उनके अगेंस्ट तो नहीं हैं या अगेंस्ट हैं, वो रूलिंग उनका डिमांड क्या क्या है। तो ये सब लोग चीज़ें क्या कर रहे थे, साइमन कमीशन को भेजा गया कि एक रिपोर्ट बनाएं। तो साइमन कमीशन जब वो इंडिया में आया तो क्या हुआ, साइमन कमीशन इंडिया में आया तो 1928 के अंदर आया, तो उसके अंदर 7 मेंबर्स टोटल थे, और सातों के सातों कौन से थे, वाइट लोग, यानी गोरे लोग थे, यानी सब ब्रिटिश लोग थे, उसमें एक भी इंडियन नहीं था। तो एक भी इंडियन नहीं होने से तो उनको कैसे मालूम पड़ेगा कि इंडिया के अंदर कंडीशंस क्या चल रहे हैं। अब इंडिया के कंडीशंस उनको बताने के लिए एक ना एक इंडियन को तो लेना पड़ेगा। अब एक भी इंडियन को उन्होंने लिया नहीं, तो क्या हुआ, इस मूवमेंट को क्या बोला गया, ओनली वाइट साइमन कमीशन। महात्मा गांधी इस मिशन के खिलाफ थे। इसी समय एक नारा दिया गया, जो स्लोगन दिया जाता है कि साइमन गो बैक, एक फेमस जो स्लोगन है क्या है, साइमन गो बैक, ये नारा अभी दिया गया था 1928 में। तो महात्मा गांधी इसके अगेंस्ट थे और उन्होंने मूवमेंट चलाया था पंजाब के अंदर। 1929 के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल, SWP, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सॉरी SWP, क्या नाम था उनका, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने एक मूवमेंट चलाया था बारडोली के अंदर, सत्याग्रह करके,
उसका गांधी ने क्या किया था, उसको इनडायरेक्टली फुल सपोर्ट दिया था। डायरेक्टली तो उसमें शामिल नहीं होते, लेकिन इनडायरेक्टली उनको फुल सपोर्ट दिया गया था। इसके बाद स्टूडेंट क्या होता है कि 98 हमने 1924 में अरेस्ट हुए, 1924 के अंदर रिलीज़ हो गए, 22 में अरेस्ट हुए। 4 साल उन्होंने सोशली और इकोनॉमिकली उन्होंने देखा है। उसके बाद क्या हुआ, महात्मा गांधी ने 1928 के अंदर उन्होंने इसके अगेंस्ट, साइमन कमीशन के अगेंस्ट उन्होंने अपना मूवमेंट स्टार्ट किया। और 1929 के अंदर बारडोली का जो उसको इनडायरेक्टली सपोर्ट किया, जो उन्होंने चलाया था, किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसके बाद क्या हुआ, सॉल्ट लॉ करके एक टर्म आती है, जो एक डांडी मार्च जो हम पढ़ेंगे, या इसको हम जो सॉल्ट मार्च कहते हैं, वो क्या थी। तो उसके लिए पहले हमको देखना पड़ेगा कि इंडिया के अंदर एक लॉ लगा हुआ था जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट लॉ। क्या बोला जाता है उसको, सॉल्ट लॉ। अब सॉल्ट लॉ क्या बोलता है इसके बारे में, कि कोई भी, पहला ध्यान रखिए, सॉल्ट लॉ का एक फिक्स रूल था कि द स्टेट होल्ड द मोनोपोली ऑफ द सॉल्ट। ये टर्म इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आंसर लिखना है व्हाट वाज द सॉल्ट लॉ, तो लिखना पड़ेगा, फर्स्ट टॉपिक क्या लिखना है कि स्टेट होल्ड्स द मोनोपोली ऑफ द सॉल्ट। यानी सॉल्ट का कोई भी, सॉल्ट से रिलेटेड कोई भी डिसीजन, वेदर इट इज़ ऑफ द सेलिंग और बाइंग ऑफ सॉल्ट और द मेकिंग ऑफ द सॉल्ट, यानी कुछ भी खरीदना, बेचना, उगाना, करना, जो खाना पीना, जो भी, सब कुछ जो मोनोपोली का मीनिंग होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको एकाधिकार। यानी एक ही राइट, केवल राइट किसके पास था, मोनोपोली किसके पास था, ब्रिटिश लोगों के पास। अब वो चाहे तो उसको जितने दाम पे चाहे उतने दाम पे उसको बेचे, जिस दाम पे चाहे उतने दाम पे उसको बेचे, या लोगों को खाने दे या नहीं खाने दे, लोग अपने हिसाब से सॉल्ट बना नहीं सकते थे। क्योंकि गुजरात वाला एरिया अगर अपन ड्रॉ करते तो ये अपना इंडिया, सॉरी सही बनाते हैं इंडिया को, ये इंडिया, गुजरात ये वाला एरिया है, स्क्रीन पर देखना आप लोग। तो गुजरात बिल्कुल ओशियन वाला एरिया है, तो यहाँ पर क्या है, नमक बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है। तो नमक बनाने के लिए गुजरात तो था, लेकिन साथ में क्या था, जो मोनोपोली था वो किसके पास था, स्टेट के पास। यानी स्टेट ही केवल नमक उगा सकता है, यानी नमक बना सकता है, स्टेट ही उसको बेच सकता है, स्टेट ही नमक, जो स्टेट ही वही नमक का प्राइस डिसाइड कर सकता है। अब नमक एक ऐसी चीज़ है जो हमारी डेली लाइफ में काम आ रही है। ऐसा नहीं कि कुछ लोग नमक छोड़ सकते हैं, सब लोग नमक नहीं छोड़ सकते। 0.00001% लोग नमक नहीं खाते होंगे ड्यू टू सम हेल्थ कंडीशन और ड्यू टू सम देयर अदर प्रॉब्लम्स। लेकिन पूरा इंडिया नमक खाता है, हम लोग भी सब, पूरा वर्ल्ड नमक खा रहा है। और नमक के बिना लाइफ कैसा होगा, बिल्कुल सब्जी नहीं, जो सब्जी में नमक जरूरी, हर चीज़ में नमक चाहिए। तो नमक एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल नेसेसिटी है, बिल्कुल ज़रूरत है। और उस नमक के ऊपर क्या था, स्टेट का मोनोपोली था। अब वो मोनोपोली था तो स्टेट क्या चाहता था कि स्टेट अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड कर देता था, महंगा बेचता था स्टेट, और दूसरे लोग नमक नहीं बना सकते हैं, उन्हें स्टेट से ही खरीदना पड़ेगा, ये सब कुछ नियम थे। तो देखिए पढ़ते हैं, इसमें लिखा है मैंने, बाय द सॉल्ट लॉ वन कैन नॉट मेक सॉल्ट बाई हिमसेल्फ और कुड नॉट बाई और सेल द सॉल्ट विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। अगर उसको बेचना भी है तो गवर्नमेंट का परमिशन लेना होगा, गवर्नमेंट किसी को परमिशन देती नहीं थी, केवल उनके पास एक अधिकार था। मोनोपोली ऑफ द स्टेट वॉज दैट ओनली स्टेट कुड द सेल द सॉल्ट। तो गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग टोटली इन हैंड ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी जो सेलिंग और बाइंग जो भी है वो मैन्युफैक्चरिंग जो है किसके हाथ में था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, द स्टेट होल्ड द मोनोपोली ऑफ द सॉल्ट। सॉल्ट लो क्या है कि स्टेट के पास ही क्या होगा, मोनोपोली ऑफ द सॉल्ट होगा। तो स्टूडेंट इसके आगे चलते हैं हम लोग। तो अब महात्मा गांधी इस लॉ के अगेंस्ट गए, उनको, क्योंकि उनका नियम था, अब उन्होंने स्टार्ट कर लिया कि अब मेरे को इसमें आना है पॉलिटिक्स में, तो कोई उनको मूवमेंट चाहिए था, कोई मूव लेना था, एक स्टेप चाहिए था कि जिससे मैं वापस एंट्री ले सकूं। और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को वापस डराना चाहते थे कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सीधा का सीधा एंट्री ले लिया स्टेट के अंदर। उन्होंने सॉल्ट मार्च निकाला, एक मार्च निकली है, रैली। मार्च यानी जनवरी फरवरी मार्च वाला नहीं, मार्च का मीनिंग होता है कि एक, उन्होंने एक पूरा का पूरा रैली निकाला, एक मार्च, यानी एक यहाँ से जगह कुछ लोगों का ग्रुप चलने लगा, जो डांडी करके एक जगह है जो बिल्कुल समुद्र के किनारे, ऑन द बैंक ऑफ द ओशियन, वहाँ पर बनी हुई है। और वहाँ पर जाकर उन्होंने एक नमक बनाया, यानी नमक कानून तोड़ा। तो ब्रेक द सॉल्ट लॉ, एक टर्म आएगी आगे देखिए, वाई सॉल्ट सत्याग्रह, एक टर्म देखो, क्वेश्चन है,
आप देखना स्क्रीन पे। वाई वॉज सॉल्ट द सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट, दिस इज़ वॉट महात्मा गांधी रोट। महात्मा गांधी ने सॉल्ट जो था प्रोटेस्ट का सिंबल कैसे था, क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर कि अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी हाउ द सॉल्ट वॉज द सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट। द वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग गेन्ड डेली शोज will shows how wickedly the salt tax has been designed in order to prevent the use of salt that has not paid the tax, which is at times even 14 times its value. The government destroy the salt it cannot sell profitably. Thus it taxes the nation's vital necessity. It prevents the public from manufacturing it and destroys what nature manufactures without effort. No adjective is strong enough for characterizing this wicked dog in the manger policy. From ये देखो इन्होंने बोला this wicked dog in the manger policy. From various sources I hear tales of such wanton destruction of the nation's property in all parts of India. Mounts, if not tons of salt, are said to be destroyed on the Konkan coast. The same tale comes from Dandi, wherever there is likelihood of natural salt being taken away by the people living in the neighborhood of such areas of their personal use. Salt officers are posted for the sole purpose of carrying on destruction. Thus valuable nation property is destroyed at national expense and salt taken out of mouths of the people. उन्होंने सब बता दिया कि कैसे वो लोग काम कर रहे हैं, लोगों के मुंह से उन्होंने नमक छीनना स्टार्ट कर दिया है, लोगों को नमक का सप्लाई नहीं मिल रहा है, लोगों के पास प्रोडक्शन नहीं कर सकते, जो लोग उसके पुराने प्रोडक्शन थे या जो नेचर खुद बना रही है, ऐसा नहीं कि कोई लोग बना रहे, नेचर जो खुद नमक बना रही है उसको भी नेचर जो नमक बना रही है उसको भी लोगों को ख़रीदने से रोका जा रहा है। द सॉल्ट मोनोपोली इज़ द से फोर फोल्ड कर्स, यानी एक श्राप है, फोर फोल्ड कर्स है। इट डिप्राइव्स द पीपल ऑफ वैल्यूएबल easy village industry, involves wanton destruction of property that nature produces in abundance. In the destruction itself means more national expenditure. And fourthly, to crown this folly, an unheard of tax of more than 1000% is exacted from starving people. This tax has remained so long because of the apathy. यानी उन्होंने सब कुछ इसके अंदर पैराग्राफ के अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया है कि उन्होंने सब कुछ डिस्क्राइब कर दिया है कि कैसे सॉल्ट उन लोगों से छीना, सॉल्ट उनके मुंह से छीना जा रहा है और लोगों को जो नेचर का जो है चीज़ उसको डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है, यानी नेचर से बनी हुई चीज़ों को उनको लेने से मना किया जा रहा है, सारा उन्होंने लिखा है। अगला टॉपिक चलते हैं, ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ, दांडी मार्च। ये टॉपिक है, इसको आपको ऐसा कैसे उतार लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिएगा। गांधी वांट्स टू ब्रेक द मोनोपोली ऑफ द स्टेट, सो डिसाइडेड टू मेक सॉल्ट बाई ओन। उन्होंने अपने आप से नमक बनाने का सोचा। Dandi from his residence Sabarmati Ashram on 20 of March 1930, Gandhi and his some follower lead for the Dandi. In the way, thousands of people joined him. On 6th April, the rally reached at their point where Gandhi made the soul and break the law. यानी क्या हुआ कि 12 ऑफ मार्च को 1930 को उन्होंने अपने आश्रम, साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद के पास है, साबरमती आश्रम से उन्होंने दांडी तक का एक मार्च निकाला। अप्रोक्स लगभग माना जाए तो 74 माइल्स का, ऐसा कुछ 76 माइल्स का डिस्टेंस है। तो दांडी जगह है, वहाँ पर वो पहुँचे और दांडी के अंदर भी उनको खबर मिली कि लोगों के साथ ऐसा एट्रोसिटीज़ हो रही, नमक के मुंह से छीना जा रहा है, नमक नहीं बनाने दिया जा रहा। तो दांडी पहुँचे, 6 अप्रैल को पहुँच गए। टोटल कितने दिन हो गए, 18 + 6 24 दिन, ठीक है। तो अप्रोक्स 3 वीक्स के बाद वो पहुँच गए और वहाँ पहुँचे। गांधी के जो खूब 2-4 फॉलोवर्स थे उनको, यानी टोटल 60-70 लोग साथ में निकले थे। उसके बाद खूब सारे लोग जुड़ते गए, थाउजेंड्स ऑफ पीपल जॉइंड हिम। पहुँच गए वो लोग और वहाँ पर दांडी पहुँचे महात्मा गांधी। उन्होंने क्या किया, गांधी मेड द सॉल्ट। गांधी ने क्या किया, एक मुट्ठी नमक उठाया और उसको, एक मुट्ठी नमक अपने हाथों से उठा लिया। इसका मतलब उन्होंने नमक बनाया, नमक मेड द लॉ और ब्रेक द लॉ। उन्होंने सॉल्ट बनाया और क्या किया, कानून को तोड़ दिया। और जैसे ही कानून को तोड़ा, पूरे इंडिया के अंदर एक नया मूवमेंट स्टार्ट हो गया जिसको क्या बोला गया है, सिविल डिसओबीडेंट मूवमेंट।
यानी जनता सीधा सीधा ओपन अवज्ञा करेगी, सीधा मना कर देगी हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे, वी डू नॉट फॉलो योर्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, हम नहीं फॉलो करेंगे, हमारी इच्छा होगी जो करेंगे हमारा कंट्री। बाय द ऑफिशियल रिपोर्ट्स गांधी गेव स्पीचेस ड्यूरिंग द मार्च, यू एड्रेस द पीपल इन द डिफरेंट प्लेसेस। यानी महात्मा गांधी ने क्या किया, इस पूरे अपने मार्च के अंदर अलग अलग जगह पे लोगों को एड्रेस किया और उन्होंने लोगों से अलग अलग जगह अलग अलग डिमांड्स किए। महात्मा गांधी कुछ फिक्स डिमांड्स थी कि अगर आपको फ्रीडम चाहिए या आपको जो किंगडम यानी आपका सेल्फ रूल चाहिए, पूर्ण स्वराज्य चाहिए, तो आपको कैसे मिल सकता है। उन्होंने कुछ डिमांड्स की, इस डिमांड्स को याद रखिएगा, क्वेश्चन लिखने में आसानी होगी। ही कॉल्ड लोकल ऑफिशियल्स टू रिनाउंस द गवर्नमेंट वर्क्स। क्या बोला उन्होंने कि अगर आपको आज़ादी चाहिए, अगर आपको काम करना है, इंडिया को आज़ाद कराना है, फ्रीडम लेना है, तो आप लोगों को क्या करना होगा स्टूडेंट्स, आप लोगों को अभी नहीं करना है, उस समय करना चाहिए था अगर आप होते तो। क्या था कि जो गवर्नमेंट के जो वर्कर्स हैं, यानी जो गवर्नमेंट के लिए जो काम कर रहे हैं, उन लोगों को क्या करना पड़ेगा कि जो ऑफिशियल्स हैं, जो गवर्नमेंट के लिए जो ऑफिसर का काम कर रहे हैं, वहाँ पर क्लर्क हैं, वेदर दे आर क्लर्क और वेदर दे आर कलेक्टर, कुछ भी हो, अगर वो गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए काम कर रहे हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, वहाँ से रिनाउंस यानी अपने आप को रिज़ाइन करना पड़ेगा। उनका काम नहीं करेंगे जब तक हम उनके चेले बन के, उनके दास, उनके सर्वेंट बन के उनके काम करते रहेंगे, तब तक वो हमारे पर रूलिंग करते रहेंगे। लेकिन अब क्या टाइम आ गया, हमको मालिक बनना होगा। हमको मालिक बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिवॉल्यूशन लाना पड़ेगा। रिवॉल्यूशन कैसे आएगा, जब हम उनका काम नहीं करेंगे, उनके बातों को नहीं मानेंगे, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ेंगे, उनकी चीज़ों का यूज़ नहीं करेंगे, सेल्फ रिलायंट लोग होंगे, यानी हम अपनी चीज़ें बनाएंगे, अपनी चीज़ों का यूज़ करेंगे, तब जाके क्या होगा, फुल सेल्फ रूल आएगा। पूर्ण स्वराज्य के लिए उन्होंने कुछ डिमांड की है जो अपनी स्पीचेस में दी। दूसरा क्या उन्होंने बोला, गांधी टोल्ड द अपर कास्ट दैट यू शुड सर्व द अनटचेबल्स, इफ़ यू वांट पूर्ण स्वराज यू शुड अमेंड्स द रॉन्ग विच यू सेट फॉर द अनटचेबल्स। गांधी ने एक डिमांड और की थी, पहली डिमांड तो हो गई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए, दूसरी डिमांड में गांधी जी कहते हैं, किसको कहते हैं, अपर कास्ट के लोगों को, क्योंकि हमने देखा है बीच के 4 साल उन्होंने क्या काम किया था। पहला उन्होंने काम किया था चरखे के ऊपर, तो स्टूडेंट्स क्या हो रहा था कि बीच में थोड़ा टेक्निकल एरर हुआ, इसलिए मैं थोड़ा स्विच किया हूँ। वापस आते हैं कि गांधी ने अपर कास्ट के लोगों को क्या बोला कि आप लोगों को अगर पूर्ण स्वराज्य चाहिए, क्योंकि हमको मालूम है कि उस टाइम में गांधी जब 1920 के अंदर नॉन कॉपरेशन जोड़ा तो भी इतने सारे लोग उसमें नहीं जुड़ पाए थे। अभी भी खूब समाज का 70% एरिया ऐसा था जो इंडियन नेशनल मूवमेंट से कनेक्टेड नहीं था। लेकिन क्या हुआ आफ्टर टाइम कि महात्मा गांधी को लगा कि अब हम लोगों को जोड़ना है इन लोगों को, तो क्या करना पड़ेगा, अपर कास्ट वाले जब लोअर कास्ट वाले लोगों के साथ हो जाएंगे तब जाके काम चलेगा। तो महात्मा गांधी ने अपर कास्ट के लोगों से अपील किया, बोला कि अगर आप लोग पूर्ण स्वराज्य चाहते, क्योंकि उस समय जो सब लोग थे इंडियन नेशनल मूवमेंट में सब अपर कास्ट के लोग थे, लोअर कास्ट के लोग बहुत गिने चुने थे, तो 5 से 7% लोग होंगे, रिमेन रेस्ट ऑफ द परसेंट्स वर द फ्रॉम अपर कास्ट, यानी अपर कास्ट के लोग थे वो। और अपर कास्ट के लोग होने से क्या हुआ, फ्लाइट मोड पर डाल देते हैं इसको, तो अपर कास्ट के लोग थे उसके अंदर, तो लोअर कास्ट के लिए उन्होंने खूब सारे एट्रोसिटीज़ की थी। पूरा हमको सबको मालूम है कि अपर कास्ट के लोगों ने लोअर कास्ट के लोगों के साथ या अनटचेबल के लोगों के साथ खूब सारे एट्रोसिटीज़, उनके साथ अत्याचार किए, उनके साथ किए। तो महात्मा गांधी ने बोला कि अगर आपको पूर्ण स्वराज्य चाहिए, क्या कि इफ़ यू वांट टू get the Purna Swaraj from British government, you have to serve the lower caste or the untouchables and set amends the wrong which you set for the untouchables। ये 2 टॉपिक्स अच्छे हैं। उन्होंने बोला कि अगर आपको पूर्ण स्वराज्य चाहिए तो अनटचेबल्स की आपको सेवा करनी होगी, यू शुड सर्व द अनटचेबल्स। सीधा बोला कि आपको अनटचेबल्स की सेवा करनी होगी। और साथ ही साथ क्या करना होगा आप लोगों को, आपने जो अनटचेबल्स के लिए कुछ देखी, इधर लिखा है कि रॉन्ग विच यू सेट फॉर द अनटचेबल्स, यानी अनटचेबल्स के लिए आपने जो गलत चीज़ें बना रखी कि इनको टच करेंगे तो ये हो जाएगा, इनको इस जगह रहना होगा, इनको यहाँ नहीं आना चाहिए, इनको ये नहीं करना चाहिए, इनके टच नहीं होना है, ये काम नहीं कर सकते, ये लोग ये नहीं कर सकते, वो नहीं खा सकते, यहाँ नहीं उठ सकते, यहाँ नहीं पानी पी सकते, यहाँ नहीं भर सकते, यहाँ नहीं कर सकते, कोई जो सारे आपने सेट कर रखा डिसीजन ले रखे ये लोग ये काम नहीं कर सकते, उन सबको चेंज करना होगा। अमेंडमेंट इज़ नेसेसरी फॉर द पूर्ण स्वराज्य। तो 2 डिमांड हो गई। पहली, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बोला गया
कि आप लोगों को गवर्नमेंट काम छोड़ना होगा। दूसरा क्या बोला, अनटचेबल्स को की सेवा करनी होगी। तीसरा उन्होंने बोला ही टोल्ड द सोसाइटी यू वॉन्ट गेट द फ्रीडम ओनली बाय ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ। उन्होंने सोसाइटी से बोला कि आपको केवल सॉल्ट लॉ तोड़ देंगे आप तो आपको आज़ादी नहीं मिलेगी। आज़ादी जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारे लॉ तोड़ने पड़ेंगे, इनके लिए काम करना बंद करना पड़ेगा, इनके स्कूल्स में नहीं जाना होगा, इनके लॉयर्स नहीं बनना। तो खूब सारे जो डिसीजन थे उनको लेने पड़ेंगे। केवल नमक कानून तोड़ दिया तो आप लोग क्या नहीं बन सकते हैं, यू वॉन्ट गेट द फ्रीडम ओनली बाय ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ। फिर आगे चलते उन्होंने एक चौथी डिमांड भी की, 4 डिमांड टोटल आती है। फोर्थ डिमांड क्या है फॉर सोसाइटी, हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन पारसी शुड बी यूनाइटेड। अगर आपको क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज्य चाहिए, तो पूर्ण स्वराज्य लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी 5 मोस्ट उस टाइम पे इंडिया के अंदर क्या थे, रिलीजन थे, हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन एंड पारसी। और पांचों रिलीजन को क्या होना पड़ेगा, यूनाइट होना पड़ेगा। और जब तक ये यूनिटी नहीं आएगी तब तक आपको पूर्ण स्वराज्य नहीं आएगा। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि महात्मा गांधी का पूर्ण स्वराज्य का जो कॉन्सेप्ट था वो कैसे मिल सकता है। तो 4 चीज़ें उन्होंने टर्म्स बता दी कि 4 चीज़ें होगी तो हमको क्या मिल जाएगा, पूर्ण स्वराज्य मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जो उनका जो सॉल्ट लॉ था उसको एक टाइम्स मैगजीन कवर कर रही थी। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे थे टाइम्स मैगजीन वाला, कुछ टेक्निकल एरर आ गया था तो वीडियो बीच में रुक गया था और जो कैमरा था इसका वर्क नहीं कर रहा था तो मैंने उसको बंद किया। तो टाइम्स मैगजीन क्या कर रहा था कि जो महात्मा गांधी ने जो मूवमेंट चलाया था सॉल्ट मार्च, तो वो कम से कम 3-4 सप्ताह 3 और 4 वीक्स चला था। तो इस 3 और 4 वीक्स के ड्यूरिंग ही क्या हुआ कि जो महात्मा गांधी का जो मूवमेंट था, क्योंकि वर्ल्ड वाइड के अंदर जो सारी जगह अलग अलग कॉलोनीज़ बनी हुई थी, किसकी बनी हुई थी, ब्रिटेन वाले लोगों की। तो उन कॉलोनीज़ से क्या समस्या हुई कि उन कॉलोनीज़ के अंदर पहली बार किसी ने इतना बड़ा मूवमेंट स्टार्ट किया है, सब लॉज तोड़े जा रहे हैं, सब इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। तो ये हुआ, तो जो टाइम्स मैगज़ीन है उस समय वर्ल्ड की सबसे बड़ी मैगज़ीन मानी जाती थी। और उस टाइम्स मैगज़ीन ने क्या किया, महात्मा गांधी का जो था मूवमेंट सॉल्ट मार्च, उसको वर्ल्ड वाइडली उसने क्या किया, कवरेज दिया। यानी कि उसको अलग अलग टाइम पे उसके अलग अलग रिपोर्ट्स बना दी कि आज ये हुआ, आज उन्होंने ये कहा, आज ऐसा हुआ। तो उन्होंने भी क्या किया कि 2-3 फेजेस के अंदर कुछ बोला। यानी पहले उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी का जो जब स्टार्ट हुआ था ये, तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट टाइम उन्होंने फर्स्ट फेज़ के अंदर फर्स्ट फेज़ जो था उसके अंदर उन्होंने कुछ अलग बोला है। और जब लास्ट के अंदर जब कुछ सक्सेस दिखने लगी कि अब ये लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो जो सेकंड फेज़ था उसके अंदर उन्होंने कुछ और बोला है। तो शुरू में कुछ और बोला, लास्ट में कुछ और बोला। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी जो जनरेट हुई, ये कॉन्ट्राडिक्शन जो जनरेट हुआ अबाउट गांधी, और जो टाइम्स मैगज़ीन का जो परसेप्शन था वो पूरा कैसे चेंज हुआ, क्या हुआ, वो हम देखते हैं। इसके अंदर लिखा है, बुक से उठाया हुआ जाए, इसको पढ़िए आप। द प्रोग्रेस ऑफ द सॉल्ट मार्च कैन ऑल्सो बी ट्रेस्ड फ्रॉम अनदर सोर्स, द अमेरिकन न्यूज़ मैगजीन। याद रखिए टाइम्स मैगजीन कहाँ की, अमेरिका की है। टाइम दिस टू बिगिन विद scorned at Gandhi's looks, writing with disdain of his spindly frame and his spidery loins। यानी उनका जो उन्होंने क्या बोला कि महात्मा गांधी का उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने बॉडीली स्ट्रक्चर देख के बोल दिया कि इस टाइप का आदमी कैसे मार्च को कंप्लीट कर पाएगा, पहले दिन ही रुक जाएगा, दूसरे दिन थक जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो उन्होंने 2 टर्म्स दिए, स्पिंडली फ्रेम और स्पाइडरी लोयंस। यानी कि मकड़ी जैसे तो उनकी शरीर, मकड़ी जैसी तो उनकी धोती वगैरह उनका था, और स्पिंडली फ्रेम तकिए जैसा उनका पेट था। क्या बोला उन्होंने, स्पिंडली फ्रेम एंड स्पाइडरी लायंस, यानी उनका पेट कैसा था, तकिए जैसा, और स्पाइडरी लायंस यानी उनका शरीर कैसा था, मकड़ी के जाले जैसा। मकड़ी के जाले जैसा उन्होंने कपड़ा और सब कुछ पहन रखा था। और स्पिंडली फ्रेम, उनका पेट कैसा था, तकिए जैसा पेट था। स्पिंडली फ्रेम एंड स्पाइडरी लॉयंस, दस इन इट्स फर्स्ट रिपोर्ट ऑन द मार्च। पहली उनकी रिपोर्ट के अंदर उन्होंने बोला कि ये इस तरह यानी कपड़े, तकिए जैसे पेट वाला और स्पाइडरी लॉयंस वाला आदमी कैसे इस मार्च को कंप्लीट कर पाएगा। तो टाइम वाज डीपली स्केप्टिकल ऑफ द सॉल्ट मार्च रीचिंग इट्स डेस्टिनेशन। और क्या हुआ कि वाज डीपली स्केप्टिकल, यानी जो टाइम्स मैगजीन जो थी वो
स्केप्टिकल यानी बिल्कुल चौंक गई जब वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गई। डेस्टिनेशन कहाँ थी? डांडी के अंदर। कहाँ से चालू हुआ? साबरमती से। इट क्लेमिंग दैट द गांधीजीज sank to the ground at the end of the second day's walking. The magazine did not believe that the emaciated saint would be physically able to go much further. यानी महात्मा गांधी दूसरे दिन क्या हो गए? थक कर वो क्या हो गए? बैठ गए। जो तब वो जब वो थक कर बैठ गए, सैंक ऑन द ग्राउंड, तो टाइम्स मैगजीन ने सोचा कि ये इस टाइप का बूढ़ा आदमी एमेसिएटेड सेंट वुड बी फिजिकली एबल टू गो मच फर्दर, यानी आगे जाने के लिए क्या है, आगे बढ़ने के लिए क्या है, फिजिकली फिट होगा। लेकिन क्या हुआ? बट विद इन ए वीक इट हैड चेंजेस इट्स माइंड। लेकिन शुरू में तो उसने बोला कि इसका शरीर ऐसा है, ये लोग ये पहले दूसरे दिन ही थक के बैठ गया है, ये आदमी सेंट जिसको बोला गया है वो क्या पूरी मार्च को कंप्लीट कर पाएगा? दिस मैसिव पॉपुलर फॉलोइंग दैट द मार्च हैड garnered wrought time had made the British ruler desperately anxious. Gandhiji himself they now saluted as a saint statesman who was using Christian acts as a weapon against men with Christian belief. यानी उन्होंने क्या किया? जब हो गया, लेकिन विद इन ए वीक गांधी जी कंटिन्यू चले जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो उनका अपना माइंड चेंज हुआ, उनका परसेप्शन चेंज हुआ, और उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको डेस्परेटली एनेक्शियस, बिल्कुल चिंता में, बहुत बुरी तरह से चिंतित कर दिया है, डेस्परेटली एनेक्शियस। गांधी जी हिमसेल्फ दे नाउ सैल्यूटेड एज ए सेंट, और गांधी जी को उन्होंने सेंट स्टेट्समैन कह के बोला, और बोला कि वो क्या कर रहे हैं? यूजिंग क्रिश्चियन एक्ट्स एज वेपन अगेंस्ट मैन विद क्रिश्चियन बिलीफ, यानी उन्होंने क्रिश्चियनिटी में बिलीव करने वालों के अगेंस्ट क्रिश्चियन एक्ट से काम में लिया है। क्रिश्चियन एक्ट्स एज ए वेपन अगेंस्ट मैन विद क्रिश्चियन बिलीफ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड के अंदर। याद रखिएगा कि हाउ गांधी यूज क्रिश्चियन एक्ट्स एज ए वेपन अगेंस्ट मैन विद क्रिश्चियन बिलीफ। याद रखिएगा क्वेश्चन मैंने बोला है, वापस मैं रिपीट कर देता हूँ। हाउ गांधी यूज क्रिश्चियन एक्ट्स एज ए वेपन अगेंस्ट मैन विद क्रिश्चियन बिलीफ्स। इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? हाउ गांधी यूज हाउ गांधी यूज क्रिश्चियन एक्ट्स अगेंस्ट द क्रिश्चियन बिलीफ पर्सन्स। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। अगला कोई टॉपिक है अपना, वाई साल्ट मार्च बिकेम नोटेबल, यानी साल्ट मार्च जो थी वो नोटेबल, यानी इतने लोगों के नज़रों में कैसे आई, क्या कारण था इसको इतना माना गया, इतना इसको प्रायोरिटी, इसको इतना प्रमुख माना गया, इसको क्या कारण था इसका? तो उसका रीज़न हम देखते हैं बुक के अंदर। 4 रीज़न है, मैं बुक सीधा खोलूँगा अभी। तो स्टूडेंट्स हम देखो एक बुक के एक टॉपिक पे आए हैं, इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ मेरे को मिली है कि उस टाइम भी क्या होता, जैसा हमको मालूम है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से 1922 चला, तो उस टाइम भी उन्होंने कुछ किया, जैसे स्कूल जाना बंद कर दिया, कॉलेजेस नहीं गए, कोर्ट्स को बंद कर दिया, लोगों के सामान नहीं उठा रहे, उन्होंने स्ट्राइक्स कर दी। सिमिलरली ऐसा ना कुछ तो कहीं यहाँ पर भी हुआ होगा, तो उसको हमको पढ़ना है। देखिए, एज विद नॉन कोऑपरेशन अपार्ट फ्रॉम द ऑफिशियली सैंक्शन नेशनलिस्ट कैंपेन देयर वाज नंबरस अदर स्ट्रीम्स ऑफ प्रोटेस्ट अक्रॉस लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया। पीजेंट्स ब्रीच्ड द हेटेड कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉज, ये देखिए, across large parts of India, peasants breached the hated colonial forest laws that kept them and their cattle out of woods which they had won freely. In some towns, factory workers went on strike, while lawyers boycotted British courts and students refused to attend the government-run educational institution. उन्होंने भी यही किया, लॉयर्स ने बॉयकॉट कर दिया कोर्ट्स को, स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट से चलाने वाली गवर्नमेंट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जाने से मना कर दिया। एज इन 1920 से 1922 नाउ टू गांधी जी कॉल हैड एनकरेज Indians of all classes to make manifest their own discontent with colonial rule. The rulers responded by detaining with dissenters in the wake of Salt March. Nearly 60,000 Indians were arrested. देखो कितने इंडियंस को अरेस्ट किया गया, 60,000 इंडियन को क्या किया गया, अरेस्ट किया गया था। देखिए इतना सारा उन्होंने अरेस्ट किया, इसका मतलब प्रोटेस्ट बहुत बड़ा था। केवल इंडिया से केवल 60,000 लोग, कहाँ पर किसी मूवमेंट में 60,000 लोग इकट्ठे होते थे
और कहाँ 60,000 लोग, ओनली 60,000 पीपल इंडियंस वर अरेस्टेड, अकेले इंडियंस अरेस्ट हुए थे उस टाइम। ठीक है, इसके आगे वो सब कुछ मेंशन हो गया। गांधी ने उनको बोला कि आप लोगों को यूनाइट होना हुआ आता है। इसके आगे टॉपिक आता है, देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, हमने जो पढ़ रहे थे कि द सॉल्ट मार्च वॉज नोटेबल फॉर एट लीस्ट 3 रीजन्स। 3 रीजन्स के लिए क्या था, सॉल्ट मार्च फेमस था। कौन कौन से, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 3 रीज़न कौन कौन से थे देखना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट इट वॉज दिस इवेंट दैट फर्स्ट ब्रॉट महात्मा गांधी टू द वर्ल्ड अटेंशन। यानी पहला क्या इसका इफेक्ट था, इसको इतना नोटेबल क्योंकि इसने महात्मा गांधी को एक वर्ल्ड अटेंशन का उन्होंने मॉडल बना दिया कि पूरा दुनिया इनके ऊपर अटेंडेड होगी, यानी कि इनके ऊपर अटेंशन कर लिया दुनिया ने। द मार्च वाज वाइडली कवर्ड बाय द यूरोपियन एंड अमेरिकन प्रेस। यूरोपियन और अमेरिकन प्रेस उसको कवरेज दे रही थी और पूरी दुनिया के अंदर उसका पब्लिशिंग हो रहा था कि पूरी दुनिया वाले लोग उसको देख रहे थे। तो गांधी जी को एक वर्ल्ड वाइड इमेज मिल गई। सेकंड क्या हुआ, इट वाज द फर्स्ट नेशनलिस्ट एक्टिविटी इन विच वुमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको देखिएगा कि इट वाज द फर्स्ट नेशनलिस्ट एक्टिविटी इन विच वुमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर्स। यानी पहला नेशनलिस्ट एक्टिविटी था जिसके अंदर क्या हुआ था, वुमेन्स ने लार्ज नंबर, बहुत ज़्यादा नंबर्स में उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। याद रखिएगा फर्स्ट मूवमेंट कौन सा था, सॉल्ट मार्च, यानी इसको बोलते हैं सिविल डिसओबीडेंट मूवमेंट। इसके अंदर वुमेन्स ने सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। इसके आगे देखते हैं, इसी के अंदर देखो, द सोशलिस्ट एक्टिविस्ट कमला देवी चट्टोपाध्याय। नाम याद रखना, कमला देवी चट्टोपाध्याय। ये क्वेश्चंस यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर भी क्वेश्चन आया था कमला देवी चट्टोपाध्याय के जो लीडिंग के अंदर कौन सा मूवमेंट चलाया गया था। तो जो अपना सॉल्ट मार्च है उसके अंदर उन्होंने लीड किया था वुमेन्स को। ठीक है, इसके आगे चलते हैं, परस्यूडेड गांधी। कमला देवी had persuaded Gandhi is not restrict the protest to men alone. Kamala Devi was herself one of numerous women who courted arrest by breaking the salt or liquor law. थर्ड, और दूसरा, पहला रीज़न तो हो गया कि महात्मा गांधी को क्या दिया गया, उनको एक वर्ल्ड वाइड इमेज मिल गई। दूसरा, वुमेंस ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, बहुत ज़्यादा नंबर्स पहले भी करती थी लेकिन इतने बड़े नंबर्स में पहली बार हुआ। और किसके लीडिंग में हुआ, कमला देवी चट्टोपाध्याय। उन्होंने भी लिक्वर यानी शराब और किसके, सॉल्ट, दोनों के लो, शराब के लो और किसके लो, नमक के लो, दोनों के कानूनों को तोड़ने के लिए उन्होंने काम किया। थर्ड एंड परहैप्स मोस्ट सिग्निफिकेंट, इन्होंने क्या बोला सर, तीसरा और सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट क्या, इट वाज द सॉल्ट मार्च विच फोर्स्ड अपॉन द ब्रिटिश द रियलाइजेशन दैट देयर राज वुड नॉट लास्ट फॉर एवर, दैट दे वुड हैव टू डिवॉल्व सम पावर टू द इंडियंस। उनको लगा कि अब हमारा जो राज है वो बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। दैट देयर राज वुड नॉट लास्ट फॉर एवर एंड दैट दे वुड हैव टू डिवॉल्व सम पावर टू द इंडियंस। अब इनको इंडियंस को, कुछ लोग, इंडियंस जो लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, पावर दे देना चाहिए। ठीक है, ये 3 रीजन्स मेन थे कि सॉल्ट मार्च इसलिए नोटेबल था। तीनों रीजन्स देख लें, आपस में डिस्कस कर लेते। पहला रीज़न क्या है, फर्स्ट रीज़न क्या है कि गांधी को इन्होंने क्या दे दिया, एक वर्ल्ड वाइड इमेज। दूसरा क्या है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा नंबर्स में वुमेन्स ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया। तो फर्स्ट रीज़न क्या था स्टूडेंट्स, कि इसके अंदर गांधी जी को एक वर्ल्ड वाइड इमेज मिल गई। दूसरा क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा नंबर्स में वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया इन द लीडिंग ऑफ कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है, 2 रीज़न तो ये हो गए। और तीसरा रीज़न जो
बताते हैं कि मोस्ट सिग्निफिकेंट रीज़न क्या था कि अब क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगने लगा कि उनका राज ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकेगा, विल नॉट लास्ट फॉर एवर, यानी ज़्यादा दिन तक अब वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। सो उनको क्या करना पड़ेगा, डिवॉल्व या क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड सम पावर टू द इंडियंस, यानी इंडिया वाले लोगों को कुछ ना कुछ उनको पावर देना पड़ेगा। जो सारी पावर्स उनके पास थी वो कुछ पावर उनको क्या करनी पड़ेगी, उनको बांटनी पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। टू दैट एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट कवर्ड एज ए सीरीज ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज इन लंदन। द फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन नवंबर 93। कुछ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई, इसके आगे वाली हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। हमारा जो टॉपिक होगा नेक्स्ट राउंड टेबल और गांधी इरविन पैक्ट करके जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है। आपका याद रखिए कि ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट, इसके अंदर इतना जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस है कि आपको खूब सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के निकलवा देंगे ये, तो याद रखिएगा। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मीट यू। और हाँ, याद रखिए हर मंडे को आपका एक लाइव क्लास होता है, तो उसमें सब लोग आइए। जो एब्सेंट रहता है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए कि ऐसा ऐसा क्लास चल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।